Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Environment Ecology and Biodiversity, we will discuss about संरक्षण संबंधी प्रमुख प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता और ओजोन सचिवालय। आज बिना समय गवाए हम पर्यावरण पारिस्थितिकी और बायोडायवर्सिटी के लेक्चर में पढ़ेंगे आम्ल वर्षा। आम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण से निकलने वाली अम्लीय गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों जो जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होते हैं उनके कारण होती है। आम्ल वर्षा का संगठन तब होता है जब अम्लीय गैसें विद्युत संयंत्रों और उद्योगों, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से उत्सर्जित होकर वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के उत्सर्जन को कम कर अम्ल वर्षा पर नियंत्रण किया जा सकता है। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। SO2 और NO2 जल के साथ ऑक्सीकरण क्रिया करके खनिज अम्ल बनाते हैं जो अम्ल वर्षा के मुख्य स्रोत हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न A+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है। जब वर्षा की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय गैस और उनके उत्सर्जन स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से, औद्योगिक प्रक्रियाओं से मीथेन, धान के खेत, आर्द्र भूमि, गैस ड्रिलिंग, भूमि भरण, पशुओं, दीमक से कार्बन मोनोऑक्साइड बायोमास का जलना, औद्योगिक स्रोत से सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जलाने और औद्योगिक स्रोतों ज्वालामुखी, महासागरों से नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जलाने, बिजली, बायोमास, जल, महासागरों से बिजली संयंत्र से उत्पन्न होते हैं अम्लीय गैसें। अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। अम्ल वर्षा जलीय जंतुओं के युग्मकों को मारता है जिससे उनके जीवन चक्र और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। मृत्यु अथवा उनकी संख्या में वृद्धि करने की अक्षमता अम्लीय जल निकायों में जलीय खंड खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकती है। अम्लीय वर्षा पौधे के पत्तों के उपचर्म को नुकसान पहुंचा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप पत्ते पर पीलापन छा जाता है। बदले में यह प्रकाश संश्लेषण कम कर देता है। पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, कलाकृतियों और वस्त्रों पर अम्ल वर्षा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूना, पत्थर और संगमरमर अम्ल वर्षा से नष्ट हो रहे हैं। आगरा स्थित ताजमहल पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। धूम्र, कोहरा या स्मॉग। धूम्र कोहरा शब्द धूम्र और कोहरे से मिलकर बना है। धूम्र कोहरा का बनना तापीय प्रतिलोपन के साथ होता है। धूम्र कोहरे दो प्रकार के होते हैं। सामान्य धूम कोहरा ठंडी नम जलवायु में होता है जो धूम्र कोहरे और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है, अतः इसे अपचायक धूम्र कोहरा भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा यह उष्ण, शुष्क और साफ धूपमयी जलवायु में होता है। स्वचालित वाहनों और कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे की रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकारक है। चूँकि इनमें ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सांद्रता उच्च रहती है तो इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा कहते हैं। धूम्र कोहरे के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी परेशानियां, ब्रोंकाइटिस, गला खराब, ठंड, सिरदर्द और आँखों की उत्तेजना पैदा हो जाते हैं। धूम्र कोहरे से फसल नष्ट हो जाती है और फसल उपज में कमी हो जाती है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जब सूर्य का प्रकाश स्थिर वायु पर प्रदूषकों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कालिख, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में पड़ता है तो प्रकाश रसायन धूम्र कोहरा बनता है। ये गर्म, शुष्क और सूर्य की पर्याप्त रोशनी वाले वातावरण उत्पन्न होता है। इसे मुख्य अवयव ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। रासायनिक रूप से
ये ऑक्सीकारक धूम्र कोहरा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सांद्रता उच्च रहती है। प्रकाश रसायन कोहरा पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट या पैन और ओजोन के बनने के कारण पैन और धूम्र कोहरा कहलाता है। पैन और ओजोन सौर विकिरण की उपस्थिति में वायु में उपस्थित हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरों के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड नाक और गले में जलन पैदा करते हैं। इनकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी और श्वास अवरोध हो सकता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा रबर में दरार उत्पन्न करता है और पौधे पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यह धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों और रंगी हुई सतहों का क्षय भी करता है। समुद्री हीट वेव। अमेरिका स्थित कोलोराडो विश्वविद्यालय के अनुसार भविष्य में समुद्री हीट वेव के अधिक तीव्र और बार बार आने की संभावना का पता लगाया गया। इस अध्ययन के अनुसार समुद्र के ऊपरी सतह पर 20 से 200 मीटर तक का आवरण, जिसे मिश्रित परत कहा जाता है, और जहां पानी जिसमें तापमान लगातार स्थिर बना रहता है, वह परत पतली होती जा रही है। वह जितनी पतली होगी उतनी ही अधिक गर्म होगी। मिश्रित परत जितनी मोटी होगी उतनी ही मात्रा में समुद्र से पानी को गर्म हवा में मिलने से रोकेगी। ये पानी को हवा में मिलने से रोकने के लिए एक प्रतिरोधक का काम करती है। पिछले 40 वर्ष में उत्तरी प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में यह परत लगभग 3 मीटर तक पतली हो गई है। शोधकर्ताओं ने आशंका जताई है कि वर्ष 2100 तक यह परत 4 मीटर तक पतली हो जाएगी, जो आज की तुलना में 30% होगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक गर्म वैश्विक तापमान के साथ ये पतली मिश्रित परत समुद्र के तापमान में बड़ा बदलाव कर सकती है, जिससे लगातार अत्यधिक गर्मी की घटनाएं हो सकती हैं। समुद्री हीट वेव क्या है? समुद्री हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जब किसी विशेष महासागर क्षेत्र में पानी का तापमान असामान्य रूप से अधिक होता है। समुद्री हीट वेव की वजह से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे समुद्र की मछलियां मर सकती हैं। इसके अलावा समुद्री हीट वेव से पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों की मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। समुद्र में हानिकारक शैवाल पैदा हो सकते हैं, इसकी वजह से समुद्र में अधिक तत्वों, पोषक तत्वों की आपूर्ति की कमी हो सकती है। हीट वेव मूंगा विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है, और इसकी वजह से मछलियां ठंडे पानी की ओर जाने के लिए मजबूर होती हैं। प्रवाल विरंजन। हाल में आई एक शोध के अनुसार उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट और उससे संलग्न महासागरीय जल के तापमान में बढ़ोतरी होगी, और इससे ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल निरंजन में वृद्धि होगी। ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3,44,400 वर्ग किमी है। पूरे विश्व को केरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र का लगभग 10% है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रवालों के ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जुजैथिला को निष्कासित कर देते हैं, जिस कारण प्रवाल सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अवसादन, अरासायनिक पोषण तत्वों का जल में मिलना इसकी विरंजन के मुख्य कारण है। प्रवाल भित्तियों या प्रवाल शैल श्रेणियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। कोरल रीफ का निर्माण पॉलिप्स से होता है। इनका अस्थि पंजर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह जीवित जीव होता है, जो इस प्रकार के शैवाल जुजैंथेला से सजीवी रूप से संबंधित होते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
प्लैंकटन शैवाल नामक छोटे जीव इनका मुख्य भोजन है। कोरल रीफ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: तटीय कोरल रीफ, अवरोधक कोरल रीफ और एटॉल प्रकार के रीफ। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 20 से 21 डिग्री तापमान वाली परिस्थितियों में पाया जाता है। प्रवाल 200 से 250 फीट के जीवित नहीं रह पाते हैं। प्रवाल के लिए अवसाद रहित स्वच्छ जल होना आवश्यक है। अवसादों की उपस्थिति में प्रवाल का मुंह बंद हो जाता है और इसी कारण इनका विकास नदी के मुहाने पर नहीं होता है। इनके विकास के लिए 27 से 30 लवणता अति उत्तम मानी जाती है। भारत में लक्षद्वीप के अलावा अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। भूक्षरण कम करने और प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम की वैश्विक पहल 16 सितंबर 2020 को सऊदी अरब की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भूक्षरण कम करने और प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम की वैश्विक पहल लॉन्च की गई। भूक्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल का उद्देश्य G20 सदस्य देशों में भूक्षरण को रोकने की मौजूदा कार्ययोजना पर कार्य करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर संवहनी विकास के लक्ष्य SDG की उपलब्धियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम वैश्विक प्रवाल भित्ति अनुसंधान एवं विकास त्वरक प्लेटफॉर्म एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम तैयार करना है जो प्रवाल भित्ति संरक्षण, बहाली और अनुकूलन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को गति देकर इस दिशा में किए गए प्रयासों को मजबूत करता है। इसके अलावा इस पहल का प्रयास प्रवाल भित्ति के संरक्षण और उनके नुकसान को रोकने के लिए किए गए उपायों और प्रतिबद्धताओं को मजबूरी प्रदान करना है। महासागर अम्लीकरण, इसका सामान्य अर्थ महासागर के पानी के pH स्तर में निरंतर कमी से लगाया जाता है। जब महासागर में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है तब महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और उसके ची मान का स्तर कम होने लगता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सागरी जल में घुल जाता है तब रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है और जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और समुद्र के पानी की pH कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को महासागर अम्लीकरण कहते हैं। जलवायु परिवर्तन से समुद्रों और महासागरों के तापमान में वृद्धि के साथ साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से महासागरों की अम्लता बढ़ रही है। समुद्र में कम pH स्तर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और खाद्य श्रृंखला पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी करता है जिससे मत्स्य उत्पादन में कमी आती है। अम्लीकरण कार्बोनेट आयन में कमी करता है जिससे कैल्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। ये पादप प्लवकीय डिंबकों की उत्तरजीविता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर उसके विकास को अवरुद्ध करता है। कोरल इचिनोडर्म जैसे समुद्री जीवों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है क्योंकि इससे कैल्शियम की विघटन दर में वृद्धि होती है। समुद्री अम्लीकरण प्रवाल के विकास को प्रभावित करता है क्योंकि कैल्शियम प्रवाल जीवों को उनके कठोर कंकाल को निर्मित करने से रोकता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे महासागरीय डीऑक्सीनाइजेशन, महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के कारण और उसके साथ जलीय परितंत्र और जैव विविधता, ब्लू फ्लैग प्रमाणन, तटीय विनियमन क्षेत्र, आर्द्र भूमि, भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण। कॉम्टेरिया पर बराबर बने रहें। कॉम्टेरिया के लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉम्टेरिया पे पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के बहुत ही रोचक लेक्चर्स आ रहे हैं।
इनके लाभ लेना न भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक लेक्चर्स को शेयर करें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जमकर लड़ा नहीं। कामटेरिया सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। कामटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है और लेक्चर्स को बहुत ही गहनता से और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। बहुत से एग्जामिनेशंस में ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण बिंदु से प्राय आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कामटेरिया को नित्य नियमित देखते रहें। कामटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।